जी हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिविल स्टेप आईएएस पर। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल सही से पहुंच रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए हम लोग अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल स्टेप आप लोगों के लिए लेकर आया है सारी की सारी चीज़ें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीसेट की तैयारी कराई जाएगी। आज मैथ्स की पहली क्लास है। अब हम लोगों का प्लान क्या है, किस तरीके से तैयारी करेंगे, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2024 के, 2023 के, 2022 के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है कि किस लेवल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हमें सारे ही टॉपिक इक्वली पढ़ने हैं, पता नहीं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। पिछले 2-3 साल से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, 2024 में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 35 से 40 के आसपास क्वेश्चन थे मैथ्स की। अगर मैं बात करूं, आज हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करने की। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे आज, ये एक तरीके से पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होने वाला है, पार्ट 1 2024 का भी, जो 2024 में क्वेश्चन आए थे उसका पार्ट 1 है। मैं आपको हर एक क्लास में लगभग 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ें समझानी भी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। जब ये 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, क्या हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग उस लेवल के क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक हमने करने, छोड़ना कुछ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मुझे बताना बिल्कुल साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया। परसेंटेज का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, परसेंटेज का बहुत ईजी क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखें। क्या क्वेश्चन है, एक संख्या को गलती से 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 4। What is the percentage change in the result due to this mistake? करना उसे 4 से मल्टीप्लाई था, कर 4 से डिवाइड दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए x था वो। ठीक है, उसने, एग्जामिनर ने एक बच्चे से बोला कि भाई आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करो। उसने इसे 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने इसे 4 से डिवाइड कर दिया। अब कुछ ना कुछ तो एरर आया है। हम लोग x नहीं मान के चलते, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि हाँ इस तरीके की बात कही गई थी। आप वो नंबर कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, कोई ऐसा नंबर एज्यूम कर लीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 एज्यूम कर लीजिए, 8, 12, 16। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे कि ये चीज़ें फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, दशमलव में ना हो, और कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाए। मैं जस्ट अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि वो नंबर 4 रहा होगा, या आप उसे 8 मान लो, या आप उसे कुछ भी मान लो, लेकिन 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 4 से काटना भी हमें। मैंने मान लिया वो संख्या 4 थी, मतलब जो मेरा सही आंसर आना चाहिए था वो 4 गुना 4 मतलब 16 आना चाहिए था। लेकिन गलत आंसर मेरा, 4 को मैंने 4 से भाग देके गलत आंसर मेरा 1 आया। अब परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर है ना, आगे बहुत सारी जगह आपको ये परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज एरर क्या होता है मेरे भाई? ऊपर डिफरेंस आएगा, जो भी एरर आया है, अपॉन ओरिजिनल पे, जो ओरिजिनल रिजल्ट होना चाहिए था, एरर हमेशा उसी पे निकलती है, इनटू 100। ये बात आपको समझनी है। मतलब आंसर आना चाहिए था 15, लेकिन आया है 1। तो मेरे भाई परसेंटेज एरर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा कि भैया 16 से 1 हो चुका है, मतलब 15 का एरर आया है किस पे? 16 पे इंटू 100। मेरे भाई या तो आप इसे सॉल्व करो, या आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 15/16 जो है 93.75 होता है। कितना होता है? 93.75% होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। देखो 1/16 जो होता है वो होता है 6.25%। बात समझ में आती है? अगर मैं 1 में से 1/16 घटाऊं तो 15/16 बचता है या नहीं बचता है? 1 का मतलब होता है 100%,
अगर मैं 100% में से 6.25% घटाऊं तो 93.75% बचता है या नहीं बचता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे कि इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ देखते ही आप सीधा आंसर दे देंगे 93.75। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सी सेट 2024 का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। अब बात यह है कि मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता था। बाद में होता क्या है कि यूट्यूब पे टीचर सॉल्यूशन डालते हैं, हर क्वेश्चन को कहते हैं ये तो आसान था, ये आप कर सकते थे। लेकिन जब रियल टाइम में क्वेश्चंस किए जाते हैं ना, वो जो आसान क्वेश्चन है वही दिमाग घुमा देता है ना। तो एग्जाम में बैठ के हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना। मैं ये कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन बहुत आसान था। जो हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी गया, हो सकता था, हाँ ये एक क्वेश्चन आपका पक्का था। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजिली हो सकता था। मैं बताऊँगा कैसे। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा करती है, जहाँ के एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। और जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, वो आपका क्या होता है। अगर मैं बात करूँ तो K1 ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं। पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कार्य 5 के दिनों में पूरा हो जाए। क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। कुछ आदमी हैं जो 6 दिनों में या 6 के में काम कर देते हैं। वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज्ड सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के। एक बात सुनो, आप लोग एक चीज़ तो जानोगे कि नहीं, अगर आदमी ज़्यादा होंगे किसी काम को करने में तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा। आदमी अगर कम होंगे किसी काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। जब हमें जल्दी काम करना होता है तो हम बहुत आदमी काम पे लगा देते हैं। जब धीरे धीरे करना होता है 2-4 करते रहेगा, काम होता रहेगा। बोलो क्लियर होती है बात या नहीं होती। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई। जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैन के। जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैन के। आदमी बढ़ेंगे टाइम घटेगा, आदमी घटेंगे टाइम बढ़ेगा। कितने आदमी थे सांभा। मतलब अगर मैं टाइम के अनुपात की बात करूं आपके साथ यहाँ पर, टाइम मतलब ओल्ड और न्यू, तो ध्यान से सुनो। आपका जो ओल्ड टाइम था वो 6K था और न्यू टाइम आपका 5K है। K से K कट जाएगा, इसे उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ओल्ड और न्यू टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 और 5। अगर ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई, तो मैन का रेशियो कितना आ जाएगा। मैन के रेशियो की अगर मैं बात करूं, इन्वर्स होता है मैन, इन्वर्स होते हैं टाइम का, तो कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। बात समझ में आती है। टाइम ज़्यादा लगा आदमी कम, टाइम कम लगा आदमी ज़्यादा। तो आदमी का रेशियो कितना होना चाहिए, 5 और 6 का। मतलब पहले अगर आदमी 5 थे तो अब कितने होने चाहिए, 6। परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे आएगा, 5 से कितना हुआ है, 6 हुआ है मेरे भाई। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग। कितने का इंक्रीमेंट, एक आदमी ज़्यादा आएगा किस पे, 5 पे गुना 100, क्योंकि पहले 5 थे। बात समझ में आती है। तो आंसर कितना होगा, 20%। आप इसे बहुत ईजीली कर सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। बोलो, ये तो आसान था। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 3 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। अब आप देखो, सुनो, मतलब आपसे ये एक तरीके से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। किसका, यूनिट डिजिट का। आपको आना चाहिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। वो कह रहा है कि आपके पास क्या है, 30 की पावर 30 है। बात समझ में आई भाई। वो कह रहा है कि जैसे एक बात सुनो, अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि 20 की पावर 3 है। 20 की पावर 3 का मतलब हुआ, या 20 की पावर 4 है, मान लो 20 की पावर 4 है, तो 20 की पावर 4 का मतलब हुआ 20 की कितनी मल्टीप्लाई करना, 4 बार मल्टीप्लाई करना। बोलो हाँ या ना भाई। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 16, और 16 के आगे कितनी जीरो, 4 जीरो। तो वही ये कह रहा है कि जब ये जीरोज खत्म हो जा रही है, ये जीरोज खत्म हो जा रही है, तो इसके बाद जो अंक आएगा वो कौन सा है। तो इसमें अगर ये पूछा जाए तो आंसर हमारा 6 होता। ये सेम टू सेम क्वेश्चन होता है। इसकी जगह 20 की पावर 4 होता तो हमारा आंसर यहाँ पर 6 होता। बात समझ में आती है, क्योंकि लास्ट में तो 0 0 0 है ही है। ये बात क्लियर हुई। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, मेरी बात सुनना ध्यान से,
मान लो मैं आपको कह दूं अब कि 20 की पावर, ऐसे ही कह रहा हूं मैं 9, इसमें बताओ, यहां पर बताओ कि जीरो जब खत्म होगी उससे खत्म होते ही तो पहला जो अंक आएगा वो कौन सा होगा। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को लिख सकता हूं मैं 2 गुना 10 की पावर 9। इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 तो जीरो ही देगा भाई, 10 की पावर 9 तो जीरो ही देता है। 10 की पावर 1 कितना होता है 10, 10 की पावर 2 कितना होता है 100, कहो हाँ या ना, बताओ भाई। 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। तो 10 की पावर तो चाहे कुछ भी हो वो तो जीरो ही देगा कि नहीं देगा, तो ये इससे तो मेरे को मतलब नहीं है। तो जीरो जब खत्म होगी तो ये शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 की पावर 9, अब 2 की पावर 9 में भी मेरे को क्या चाहिए होगा, यूनिट डिजिट। 2 की पावर 9 में भी क्या चाहिए होगा, यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 में मैंने क्या देखा था, यूनिट डिजिट। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और यहाँ मैंने देखा यूनिट डिजिट। एक तरीके से बात समझ में आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो जो भी पावर होगी मैं उसे 4 से डिवाइड करता हूँ, ये रूल है। रिमाइंडर कितना आएगा 1, और वो 1 इस पावर को रिप्लेस करता है। ये यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है। तो 2 की पावर 1 कितना होगा 2। तो भाई ऐसा है जब यहाँ पर 9 जीरो आ जाएगी इस तरीके से, 9 जीरो आ जाएगी इस तरीके से, ये 9 जीरो कहाँ से आएगी, ये वाली, तो यहाँ पर 2 आएगा और इधर चाहे कुछ भी आता रहे। मेरे से यही पूछा गया है। यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट, चाहे मान लीजिए 7 है, 7 की पावर 50 है और आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है 7 की पावर 50 का। तो आपने 50 जो भी पावर है उसे क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 12 चौक 48, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 2 इसे जाके क्या कर देगा मेरे भाई, रिप्लेस कर देगा। 2 क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है। अब हमारे पास रह जाएगा 7 की पावर 2, ठीक है, जो कि कितना होगा 49। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, अब बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब आप समझ गए हो बात। अब देखो अगर आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता होता क्वेश्चन आसान था, पढ़ के एक बारी को लगेगा कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। इसे मैं लिख सकता हूं 3 गुना 10 की पावर 30, यस, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 30। अब ये तो इसका मतलब 30 जीरोज आ जाएगी, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 जीरो, फिर यहां से शुरू होगा। मतलब 3 की पावर 30 में मेरे को क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 2 रिप्लेस कर देगा 30 को, तो क्या बचेगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो जब यहाँ से 30 जीरो आ जाएगी ना तो यहाँ कितना होगा 9 होगा, और यही मेरा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से बात को पकड़ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च मारो, खजाना मिल जाएगा। कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितना आप देखना चाहोगे, हर किसी ने कराया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक नहीं रोकूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको इस चीज़ को आगे तक लेके जाऊँगा, टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाऊँगा, टफ भी पढ़ाऊँगा, ईजी भी पढ़ाऊँगा, सब हम लोग करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट कराऊँगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया शुरुआत में, क्वेश्चन देखो 3 क्वेश्चन तीनों हो सकते थे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होता। चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने आया, तो चौथा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। एक क्यूब है, उसमें कितने कट लगाए जिससे कि उसमें 64 पीस बन जाए, अलग अलग बन जाए। ऐसे मान लीजिए एक आपके पास क्यूब है डब्बा सा, है ना, उसे आरी से काटना है आपने, तो कितनी बार उसमें कट लगाना पड़ेगा ऐसे ऐसे कि जिससे 64 छोटे छोटे क्यूब आपके पास आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन 2024 का है। अब एक तो तरीका ये था कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ के छोड़ा जा सकता है, बहुत से लोग छोड़ भी सकते हैं, कहेंगे कि यार पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन है, 64 कट हमें कैसे। थोड़ा सा अगर आपको पता हो, अगर आपने थोड़ा सा मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा हो, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली कर लेते। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत ही आसान भी है ना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत ही आसान है। शुरू में पढ़ के थोड़ा सा लगेगा अजीब सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा तो अजीब क्वेश्चन लगता ही है भाई। ठीक, हाँ, मैं इसे थोड़ा अच्छा सा बनाना चाहता हूँ। हाँ देखो भाई, इधर ही देखते रहना। ठीक, अच्छा सा मैं इसे बना देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि कट करना आसान हो जाए। देखो भाई, बात ऐसी है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। 64 कट मारने हैं, मतलब 64 हमें चाहिए, 64 क्यूब चाहिए।
तो देखो एक बात सुनो, 64 किसका क्यूब होता है? 64 किसका, क्योंकि बात क्यूब की हो रही है, बात घन की हो रही है, ये लिखा हुआ है, कहा गया क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कितने क्यूब है कितने नहीं? 64 4 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। मतलब मुझे हर एक फेस पे 4 ब्लॉक दिखने चाहिए, हर एक फेस पे। ये फेस होता है, ये फेस होता है, ये फेस होता है, ये फेस होता है, मतलब मुझे हर एक फेस पे कितने ब्लॉक दिखने चाहिए? 4 ब्लॉक दिखने चाहिए, तभी हो पाएगी बात। क्योंकि 4 इस फेस पे 4, क्योंकि 4 का क्यूब होगा तभी तो 64 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। अब अगर आपके पास, ध्यान से सुनो, इस तरीके से है और आपको इस पे 4 डब्बे चाहिए, तो भैया आपको 3 कट मारने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बताओ भाई, अगर आपको इस पे 4 डब्बे चाहिए, 1 2 3 4, तो आपको कितने कट मारने पड़े? 3 कट मारने पड़े या नहीं मारने पड़े? तो मेरे भाई बात ऐसी है कि आपको 3 कट यहाँ मारने हैं। आपको जो फेस दिख रहे हैं, ये और ये तो दिख नहीं रहा है आपको, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये पीछे है, 3D में सोचो थोड़ा, ये पीछे वाला नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। 3 कट आप इस फेस पे मारेंगे, 3 कट इस फेस पे मारेंगे, 3 कट इस फेस पे मारेंगे, टोटल 9 कट आपको मारने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। अब आप समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप 3 कट, जब आप आरी लेके ऐसे काटना शुरू करेंगे तो आप देखो भाई, ऐसे ही तो काटोगे ना। अगर मैं देखूं इस तरीके से, बोलिए, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही काटोगे कि नहीं काटोगे? जब आप ऊपर से ऐसे ऐसे काटोगे, फिर आप इसे पलट के ऐसे काटना शुरू करोगे, ठीक है, ये वाली बात इस तरीके से कट होगी। बताइए है कि नहीं? अरे बोलो, ये बात बिल्कुल सही है नहीं है? और फिर आप इसे ऊपर से काट दोगे तो वो यहां से ऐसे काट देगा चीज़ों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये कहानी अब अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अब आपके टोटल कितने कट जाएंगे? 64। जब आप गिनेंगे तो 64 पीस हो जाएंगे, 9 कट लगेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। मैं कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाता तो क्वेश्चन ये आप कर आते। 4 के 4 क्वेश्चन अभी तक आप कर सकते थे। अब मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है? चलिए, ये बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। हो सकता है भाई पेपर में जब आया ये क्वेश्चन, हो सकता है क्योंकि ये सीधी सीधी कहानी दी हुई है। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कहानी दी गई है? मान लीजिए x एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। सबसे पहले एक बात सुनो, ये 2 अंकों की संख्या है, ये तो अंक हुए, डिजिट। 2 and 4 आर डिजिट, लेकिन 2 यूनिट प्लेस की डिजिट है और 4 10 प्लेस की डिजिट है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 10 प्लस 2। यस और नो? अगर मेरे पास, देखो, अगर मुझे डिजिट एज्यूम करनी होती है, अगर मेरे पास 2 डिजिट है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ये तो डिजिट्स है। लेकिन नंबर जब एज्यूम करना होगा तो ऐसे नहीं करेंगे, 10a प्लस बी। बात समझ में आ रही है? ये 4 और 2 तो हो गए डिजिट अलग अलग, और 42 हो गया नंबर। लेकिन जब नंबर पूरा बनाना होता है तो कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 10 प्लस 2। इसीलिए यहां पर नंबर क्या हो जाएगा? 10a प्लस बी। बोलो हाँ है ना? ए और बी क्या है? डिजिट है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि x जो है 2 अंकों की संख्या है, मतलब जो x है वो क्या है मेरे पास? 10a प्लस बी। और a और b क्या है? डिजिट्स है। a और b डिजिट्स है। और y x के अंकों को आपस में बदलने पे बनी एक अन्य दूसरी संख्या 2 अंकों की। मतलब अगर मैं इसकी डिजिट्स चेंज कर देता हूं, 10th वाले को यूनिट पे और यूनिट को 10th पे ले आता हूं, तो वो y बन जाता है। y बराबर कितना आ जाएगा? 10b प्लस a। बोलो बात समझ में आती है नहीं आती है? यही तो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और अब आगे पता क्या कह रहा है? अब आगे ये कह रहा है, अगर यहां देखें, इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? इसे ही तो पढ़ना था थोड़ा ध्यान से। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। तो अब ये कह रहा है कि x प्लस वाई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं x प्लस वाई, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10a 11a और ये 11b। चलो मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग बस ध्यान से देखते हुए चलो। 11 कॉमन आ गया, और x प्लस वाई, दिस इज 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ओके, 99। तो यहां से मैंने 11 कॉमन ले लिया, रह गया मेरा a प्लस बी इक्वल्स टू 99। ठीक है, अब अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। मैं आपको एक बात बता देता हूं,
अगर सम की बात हो रही है, जैसे x प्लस वाई है, तो डायरेक्ट याद रखना x प्लस वाई अगर ऐसा देख रहा है तो अंकों का योग क्या आएगा, जो भी दिया हुआ है, जैसे 99 उसे 11 से डिवाइड करेंगे, और अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो जो भी दिया हुआ है उसे 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंस होता तो 10a में से a गया तो 9a रहता, फिर 10b में से b गया तो माइनस का 9b होता, तो 9 से डिवाइड होता, 9 कॉमन आ जाता, बोलो हाँ या ना। तो हमेशा डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं कि अंकों का योग सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा, 99 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बात सम की हुई थी यहाँ पर, तो कितना, और डिफरेंस की अगर बात होती तो इसे 9 से डिवाइड कर देते। क्लियर होती है बात या नहीं होती? बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब a प्लस बी 9 है। अब इसने क्या पूछा है उस बात को समझो। इसने क्या कहा है, तो x के संभावित मानों की संख्या क्या होगी, x के संभावित मान कितने हो सकते हैं, द ग्रेटेस्ट टू, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब ये वैल्यू कितनी बन सकती है। ओके, ये मान कितने बन सकते हैं देख लेते हैं मेरे भाई, यही पूछा है ना हमसे, ये पूछा था कि a का ग्रेटेस्ट मान क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। अगर 9 है तो ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये 2 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा भाई। यही तो 4 नंबर बन सकते हैं पॉसिबल। आप कहोगे सर पलट दो, 5 और 4 कर दो, ठीक है 5 और 4 करें, इसे 4 तो ये बन गए। देखो एक नंबर तो 81 हो गया, एक नंबर हमारे पास 26 हो गया, एक नंबर हमारे पास 36 हो गया, और एक नंबर हमारे पास 45 हो गया, एक नंबर हमारे पास 18 हो जाएगा, एक नंबर हमारे पास 62 भी हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, 26 नहीं है, ये 27 है, सॉरी ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्योंकि रिपीट करके भी नंबर बन रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये 8 नंबर हमारे पास पॉसिबल है। ये x के जो है, x क्या क्या हो सकता है, ऐसा देखो क्या कह रहा है, x एक ऐसी संख्या है 2 अंकों की, अगर जिसके अंकों को पलट के जोड़ा जाए तो वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ रही है। तो 18 भी तो हो सकता है, 18 में आप 81 जोड़ो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8। बात समझ में आती है, 8 पेयर ऐसे पॉसिबल है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, वाकई में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसने पूछने की कोशिश की थी, हम लोग बात करेंगे। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से पहले, पढ़िए भाई। एक्स वाई जेड व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रम से 6, 8 और 8 घंटे में पूरा करते हैं, एक्स वाई और जेड। तो भाई ये 6 घंटे में, ये 8 घंटे में, और मेरे भाई ये भी 8 घंटे में। हालांकि एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, मतलब एक घंटे में या तो एक्स काम कर रहा होगा या वाई कर रहा होगा या जेड, एक घंटे में एक ही बंदा काम कर सकता है, पलट पलट के नहीं होगा बात। और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, मतलब एक्स ने अगर काम कर दिया तो उस घंटे के बाद फिर वाई आएगा, उस घंटे के बाद फिर चाहे वो जेड आ जाए चाहे एक्स आ जाए। बात समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि पहले घंटे में एक्स ने काम किया तो दूसरे घंटे में वाई आएगा, तीसरे घंटे में जेड, ऐसा नहीं है। बस कोई भी 2 लगातार नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है पहले घंटे में एक्स आए, दूसरे में वाई, फिर एक्स आ जाए, फिर जेड आ जाए, फिर वाई आ जाए, फिर एक्स आ जाए, इसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक्स ऐसा नहीं है कि एक साथ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा लगातार 2 घंटे काम करे। ओके, क्लियर। सभी काम खत्म करने में लगे हुए हैं, काम खत्म करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा, न्यूनतम समय लगेगा। अब बहुत से लोग इसका ऑल्टरनेटिवली का ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि तीनों लोगों को ऑल्टरनेटिवली काम करवा देंगे, पहले घंटे इसे, दूसरे से, तीसरे से, चौथे इसे, पांचवें से, छठे से। इसने ये नहीं पूछा कि काम कितने दिनों में ख़त्म होगा या कितने घंटों में ख़त्म होगा, उसने ये कहा कि न्यूनतम कितना समय लगेगा, मिनिमम, लीस्ट। अब लीस्ट के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लीस्ट के लिए पहले, सबसे पहले किससे काम कराओगे, जो जल्दी काम कर रहा है। अरे जो कम टाइम ले रहा है वही जल्दी काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया, 24, 24 यूनिट काम करना है। अब एक बात बताओ, 24 यूनिट में ये कितना काम करेगा घंटे में, 4, ये 3 और ये भी 3।
अब एक बात बताओ, अगर मुझे तेज़ी से काम कराना है, काम जल्दी कराना है, तो मैं किस आदमी को उठा के लाऊंगा? जो जल्दी काम करेगा उसे ही तो उठा के लाऊंगा। तो मतलब मैं पहले एक्स को उठा के लाया तो एक्स ने 4 टॉफ़ी खा ली, मान लो। अगले घंटे में मैं वाई ले आऊँ या जेड ले आऊँ, क्योंकि दोनों ही 3-3 टॉफ़ी खा रहे, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगले घंटे में मैं 3 टॉफ़ी, 2 घंटे हो गए। अब बताओ तीसरे घंटे में मैं किसे लाऊं? तीसरे घंटे में जरूरी नहीं है कि जेड ही आएगा, न्यूनतम कितना जल्दी काम करना है हमें। तीसरे घंटे में मैं एक्स को ले आऊंगा दोबारा। कोई भी बंदा 2 लगातार घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोड़ के तो कर सकता है ना। अब एक बात बताओ, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, तीसरे घंटे में मैं एक्स से काम कराऊंगा तभी तो जल्दी काम होगा। मिनिमम न्यूनतम टाइम निकालना है। अब ये बताओ तीसरे घंटे में अगर मैं इससे काम करता है तो ये 3 टॉफ़ी खा रहा है और ये खा रहा है 4 टॉफ़ी, तो मैं 4 टॉफ़ी वाले को लगाऊं कि 3 वालों को लगाऊं? मैं तो 4 वाले को लगाऊंगा। और इससे अगले घंटे भी मैं इसे ही लगा देता, लेकिन ये नहीं लग सकता, तो इनमें से कोई एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगले घंटे में फिर एक्स को लगाओ, उससे अगले घंटे में इन्हें दोनों में से किसी एक को लगाओ, उससे अगले घंटे में फिर एक्स को लगा दो। हालांकि कितनी टॉफ़ी हो गई देख लेते हैं। तो 4 3 7, 7 और 4 11 और 3 14, 14 और 7 कितना हो गया? 21। हाँ, यहाँ तक 21 टॉफ़ी हो गई। और आगे कितनी बची है? 4 टॉफ़ी मतलब देखो टोटल टॉफ़ी कितनी खानी है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टोटल टॉफ़ी खानी है 24, ठीक है। 21 टॉफ़ी यहाँ तक खाई जा चुकी है, तो आगे मेरे पास 3 टॉफ़ी बची है खाने के लिए, 3 टॉफ़ी। अगर मैं यहाँ पर किसी इनमें से किसी बंदे को लगाता तो वो तो पूरा दिन लेते, लेकिन मुझे कराना है जल्दी काम, तो मैं इसे लगाऊंगा कि भाई 3 टॉफ़ी बची है, तू जल्दी खाते, तू लपेट ले। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे तो ये हो गए, तो 6 घंटे तो मिनिमम हो ही गए। तो आगे खानी है कितनी? खानी कितनी है? 3 टॉफ़ी। और ये एक दिन में खाता कितनी है? 4 टॉफ़ी, 1 घंटे में, सॉरी। तो कितना टाइम लगेगा? 3/4 घंटे। और अगर मैं इसे मिनट में चेंज कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 मिनट। तो टोटल आंसर होगा 6 घंटे 45 मिनट। सबसे न्यूनतम टाइम यही है, इससे कम टाइम नहीं हो सकता, इससे कम टाइम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम टाइम नहीं हो सकता। आप समझे? पहले मैंने किसे लगाया? पहले घंटे में एक्स को, दूसरे में इनमें से किसी एक को, तीसरे में फिर एक्स को। कहते हैं सर तीसरे में एक्स को क्यों लगाया? अगर आपने पहले में एक्स को लगाया, दूसरे में वाई में को, तो तीसरे को जेड को लगा दो। नहीं यार, कंडीशन है न्यूनतम सा टाइम निकालना है मेरे को, न्यूनतम। इसीलिए एक्स लगातार काम नहीं कर सकता, वरना तो मैं इससे लगातार ही काम करा देता। ये हर एक घंटे छोड़ के कराऊंगा इससे। किससे कराना है, कैसे कराना है वो मेरे हाथ में, लेकिन न्यूनतम टाइम आना चाहिए। तो आंसर आप समझ गए होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का, ठीक है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में हम लोग ऐसी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। 2 persons P and Q enter into a business. P puts रुपी 14,000 more than Q. ओके, P और Q भैया एक बिजनेस में आए, ठीक है, और बिजनेस में इसने 14,000 ज़्यादा रखा, किससे? Q से। ओके, बट P हैव इन्वेस्टेड फॉर 8 months एंड Q हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 10 months। अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो टाइम इनका 8 months। अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसका टाइम 8 months है P का, और Q का 10 months है। मेरे भाई अगर रेशियो की बात करेंगे तो 4 और 5 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं अनुपात की बात करूँ टाइम के, तो 4 और 5 का बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद इसने क्या कहा? इफ P शेयर इज रुपी 400 मोर देन Q, P का हिस्सा Q से 400 ज़्यादा है, आउट ऑफ द टोटल ऑफ रुपी 2,000। भाई देखो, दोनों को जो लाभ हुआ था वो 2,000 का हुआ था, लेकिन P को 400 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब 2,000 में से 400 तो उसकी जेब में चले ही गए, है ना। तो बचे कितने? 1,600। 1,600 बराबर बराबर बटे, तो 800 800 हो गए। तो P के पास भी 800 और Q के पास भी 800, लेकिन 400 पहले ही P को दे दिए हैं, तो P के पास 1200 और Q के पास 800। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। तो P के पास कितना होगा? 1200। अगर मैं इन्वेस्ट प्रॉफिट की बात करता हूँ, प्रॉफिट की बात करता हूँ, प्रॉफिट की, तो इसके पास कितना होगा? P के पास 1200 का इन्वेस्टमेंट है और Q के पास 800 का इन्वेस्टमेंट है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसे 4 से काटूंगा, मतलब यह 400 से काटूंगा, 400 से काटूंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 3:2। बोलो हाँ या ना। ये आपका प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अब एक बात सुनो, ये सॉरी, प्रॉफिट का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट देखो, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने और कितना टाइम था, इस पे डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा भाई?
इन्वेस्ट डिपेंड करेगा प्रॉफिट अपॉन टाइम पे। इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की, टाइम इसके नीचे आ गया, प्रॉफिट अपॉन टाइम पे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो आएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, 3/4 और 2/5, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा आपका, मैं आपको लिख देता हूं 3/4 और 2/5। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, इसकी यहाँ करनी है, यही तो तरीका होता है या नहीं होता? यही तरीका होता है या नहीं होता है? और अगर यही तरीका होता है तो आप पहली कर लो, 5×3 = 15 यहाँ पर आ जाएगा और 4×2 = 8 यहाँ पर आ जाएगा, पहली कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये आपका किसका आ गया, इन्वेस्टमेंट का। इसकी 15 इन्वेस्टमेंट है, इसकी 8, तो इसकी कितनी अधिक है, 7 इन्वेस्टमेंट अधिक है। उसी 7 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई आपको, 14,000 दी गई है। तो जो 7 एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ है, पी ने किया है, उसकी वैल्यू 14,000 है। तो इसका मतलब आपको एक पार्ट की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर, 2,000। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पी, पी ने कितना मिलाया है, 15। एक की वैल्यू 2,000 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। बोलो क्लियर होती है बात या नहीं भाई? एक की वैल्यू कितनी है, 2,000, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मतलब ये बात आती है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि टाइम का रेशियो, यहाँ से आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट अपॉन टाइम निकाला तो इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, 15 और 8 का आ गया। तो ये इन्वेस्टमेंट ऊपर ही लिखा हुआ है, पी और क्यू ने बिजनेस इन्वेस्ट किया था, पी ने जो है 14,000 ज़्यादा रखा, यहाँ पर मैंने देखा कितना ज़्यादा रखा, 7 की वैल्यू 14,000, 15 की वैल्यू 30,000। तो आप बताइए आसान क्वेश्चन बना या नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये क्या है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। की पावर, ध्यान से देखो भाई इधर, प्लस ये क्या दिख रहा है आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही दिख रहा है क्वेश्चन। अब आपसे जानना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो कि ये किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल। सबसे पहली बात, एक बात सुनो आप लोग, सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इवन प्लस ओड करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये ओड ही होता है या नहीं होता है? और कभी कोई भी ओड नंबर अगर है, कोई भी ओड नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, ये बात गलत है। कोई भी ओड नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, ये तो सीधी सीधी बात गलत है। बात समझ में आई या नहीं आई? सीधी सीधी बात ये तो गलत हो गई। अब आगे सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूं तो वो 3 ही रहता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। भाई 3 की पावर आप चाहे कुछ भी करो, 3 की पावर कुछ भी हो, ये हमेशा देगा तो एक ओड नंबर ही देगा कि नहीं देगा, बोलो हाँ या ना। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये आपको नंबर दे देगा इवन, बोलो हाँ या ना, और ये देगा आपको ओड। इवन प्लस ओड बराबर कितना होता है, ओड होता है या नहीं होता है? और ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 2 ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई या नहीं आई? सिर्फ इतना सा सोचना था आपने और कुछ नहीं सोचना था मेरे भाई, यही क्वेश्चन था भाई। 2 और 3 बट नोट 37 कह रहा है 2 और 3 से डिविजिबल है, 37 से नहीं। 2 से तो होगा ही नहीं, 3 को गोली मारो, ठीक है। 2 और 37 से हो रहा है, 3 से नहीं, कह रहा है इन सब से हो रहा है। 2 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ओड आएगा और ओड कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखना। दूसरी बात, जब कभी भी इस टाइप का नंबर है, मान लो चाहे इस टाइप का कोई भी संख्या, चाहे इस टाइप की, इसके अंदर 111 तो होगा ही होगा, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर 111 तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई तकलीफ कोई दिक्कत है नहीं। इसके अंदर तो 111 तो होगा ही होगा। और 111 की खास बात यह है कि 111 क्या होता है, 3 गुना 37 होता है या नहीं होता है? तो 111 3 से भी डिविजिबल है और 37 से भी डिविजिबल है, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर भी 111 है, इसके अंदर भी 111 है। अगर 111 को मैं कॉमन ले लूँ तो वो 3 से भी कट होगा और 37 से भी कट होगा, तब भी आप इसका आंसर बी दे सकते हो। हालांकि ये स्टेप आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो पता होना चाहिए। हाँ तो देखो सीधा सीधा आपके सामने था, 5 मिनट का खेल, क्या 5 सेकंड का खेल नहीं था ये, आप लोग सीधा आंसर बता सकते थे। तो मैं आपको देखो क्वेश्चन मैंने आज 8 ही कराए हैं
अभी तक, लेकिन आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था कि आप इसे फोड़ फाड़ के बराबर कर सकते थे। ये इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसे तो मैं कहूँगा ईजी क्वेश्चन था। सबसे ईजी क्वेश्चन जो आपका 2024 में पूछा गया था क्या है, सुन लो जी क्या है, पढ़ लो एक बार। शहद में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करा जा सके। एक बात बताओ, सुनो, आप 100 किलो शहद ले आए, मान लो किलो में लीटर में जिसमें भी है, किलो में ही देख लेते हैं। आप 100 किलो शहद 100 रुपये का ले आए मान लो, और आपने सबको चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो मैं कोई पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं दुकान खोली है सेवा करने के लिए, आप आ जाओ मेरे पास, 100 रुपये का शहद लाया हूँ, 100 ले जाओ, टोटल ले जाओ, सारा ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बहुत चालू हो कि आप शहद तो लाए थे अच्छी क्वालिटी का, लेकिन आपने उसमें पैसे पूसे के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं की। आपने क्या किया कि उसके साथ थोड़ा सा उसमें पानी मिला दिया। बात समझ में आ रही है? देखो तो आपका लाभ क्या है, आपका लाभ वो जो पानी मिलाया वही आपका लाभ है, वरना तो आप जो जितने में लाए उतने में ही देने को तैयार हो रहे हो। तो आपका लाभ क्या है, जो आपने पानी मिलाया वही तो प्रॉफिट है बस आपका। तो आपने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया है, 20%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, शहद को कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 20%, तो पानी भी आपने कितना मिलाया है, 20%, आंसर ठीक है। अरे जो आपने पानी मिलाया वही तो आपका लाभ है ना एक तरीके से। तो लाभ अगर 20% का तो पानी भी 20% मिलाया आपने, 30% का लाभ है तो पानी भी 30% मिलाया आपने। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी बात बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 9 हो चुके हैं हमारे पास। अब आगे देखते हैं क्या है। एक कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल और एक कैन वाई में 532 लीटर डीजल है। उन्हें समान आकार की बोतलों में बोतल बंद किया जाना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल में हो, ठीक है, बोतल बंद हो। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। लीटर के संदर्भ में बोतल की जो क्षमता है वो एक पूर्णांक है, और पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6, कटर मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। कितने अलग अलग बोतल के आकार संभव है, कितने अलग अलग बोतल के आकार संभव है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो क्वेश्चन ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक दूध वाला है, ये ए है, ये बी है। ये दूध वाला, इसके पास 2 कैन है, इसके पास 2 कैन है, ठीक है, इस तरीके से इसके पास 2 कैन है ना। ये लो, दूध की 2 कैन है इसके पास। मैं जस्ट एक एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लेंगे। 2 कैन है। मैं ये कहता हूँ कि इस कैन में, ध्यान से देखना, इस कैन में 21 लीटर दूध है, इस कैन में 27 लीटर दूध है। इस कैन में 21 लीटर दूध है, इस कैन में 27 लीटर दूध है। तो दूध के जो नापने वाला होता है ना, दूधिया जो होता है, उसके पास कितने तरह के लीटर होने चाहिए, जिसे हम नापते हैं उसे लीटर ही तो कहते हैं। कितनी कितनी कैपेसिटी के लीटर होने चाहिए जो पूरा पूरा नाप दे, इसे भी पूरा नाप दे, इसे भी पूरा नाप दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसे कितनी कितनी कैपेसिटी के लीटर होने चाहिए। तो एक तो होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर, एक तो बात होनी चाहिए कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा वही होगा। आप कैसे कह रहे हो, मैं एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। 21 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, और इसके बाद कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। 27 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, और 9 होगा, और 27 होगा। अब एक बात सुनो ध्यान से, एक बात सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास 1 लीटर का रहा, 1 लीटर, तो वो इसे 21 बार नाप देगा और इसे 27 बार नाप देगा। गलत तो नहीं करेगा, पूरा पूरा नाप देगा कि नहीं नाप देगा, पॉइंट में तो नहीं रहेगा, डेसिमल में नहीं छोड़ेगा, इंटीजर है। अगर मेरे पास 3 लीटर का बर्तन रहा, तो 3 लीटर का बर्तन इसे 7 बार नाप देगा और इसे 9 बार नाप देगा, पूरा पूरा नाप देगा कि नहीं नाप देगा। तो इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे, तो वही मेरे पास 2 ऐसे लीटर होने चाहिए, 2 लीटर, अगर मेरे पास दो या मान लीजिए 2 नापने वाले बर्तन मेरे पास होने चाहिए, एक 1 लीटर का और एक 3 लीटर का, जो इन्हें दोनों को पूरा पूरा मेजर कर लेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हम इन दोनों का क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। 3 से ये भी कटेगा, ये भी। तो एक तो ये हुआ, और 3 के फैक्टर क्या है, 1 और 3।
जो 3 के फैक्टर होंगे वही इनके कॉमन फैक्टर होंगे। तो 3 के फैक्टर 1 और 3 आया, तो इसका मतलब 2 बर्तन हमारे पास होने चाहिए, एक 1 लीटर का, एक 3 लीटर का। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन आप समझ गए, मुझे 399 और 532 का क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा सबसे पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे भाई ऐसा है कि अगर मैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का अंतर। किसी भी संख्या का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो उनका अंतर होगा, या अंतर का भी फैक्टर। मैं निकालने का तरीका बताऊंगा वो बाद में। अब देखो ये यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, बात समझ में आती है। यहाँ कितना बचेगा, 2, 2 में से ये गया तो फिर कितना बचेगा, 3, है ना, बात बताना मेरे को। और ये बचेगा 133, 133 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो 133 से ये 3 बार गया, ये 4 बार गया, तो एक तो 133 लीटर का होना चाहिए एक बर्तन तो मेरे पास। और इसके फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 से ही तो कटेगा ना, 7 एकम 7, और कितना बच जाएगा यहाँ पर, 63, 7 नम 63, ठीक है। अगर मैं इसे 7 से काट रहा हूँ तो कितनी बार कट रहा है ये, ऐसे ही देख लेता हूं मैं, ठीक है, 19 बार कट हो रहा है, यस। एक 7 से कटेगा, एक 19 से कटेगा ये, और एक खुद 133 से कटेगा। तो इसके जो फैक्टर है वो कितने आ गए, एक तो 1 लीटर का होगा तो इसे 399 बार नाप देगा, इसे 532 बार पूरा पूरा। अगर 7 हुआ तो ये इसे भी नाप देगा 19 बार, और इसे भी नाप देगा, जितनी बार भी नापेगा। इसे कितनी बार नापेगा वो देख लेंगे, 7 पंजे 35 और 7 7 49, हाँ 57 बार नाप देगा। मतलब पूरा पूरा कट कर रहा है ना, 19 बी से पूरा पूरा नाप देगा और 133 बी से पूरा पूरा नाप देगा। मतलब मेरे पास ऐसे 4 बर्तन होंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो आंसर क्या है, 4। बात समझ में आ गई। एक इतनी कैपेसिटी का होना चाहिए, एक इतने कैपेसिटी का, एक इतने का और एक इतने का, जो इन दोनों को पूरा पूरा नाप देगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बहुत अच्छे से। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसे सॉल्व कराऊंगा अगली क्लास में, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़ें, आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को पढ़ने की, ठीक है। और मुझे इसे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक है। जब क्लास आप लोग देख रहे हैं तो क्लास के नीचे कमेंट का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप इसे ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है आपका, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिविल स्टेप IAS, ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर मैं डाल दूंगा। पेपर सारे मेरे पास है, सारे डाउनलोड किए हुए हैं मैंने, वो सारे के सारे मैं दे दूंगा आप लोगों को। मैंने पहले ही बता दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए क्लास चली हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था मंडे और ट्यूसडे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, वेडनेसडे और थर्सडे आपको मैथ की क्लास मिलेगी, फ्राइडे और सैटरडे आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्री क्लासेस का खूब इंजॉय करेंगे, ठीक है। और बस 2 ही चीज़ें मुझे आपसे चाहिए कि भाई, एक तो आप देख रहे सेशन को लाइक कर दे प्लीज़, और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी खड़े होकर यहाँ पर 2025 एंड तक तो कोर्स का प्रमोट नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।